नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। आप अगर आज के आंकड़े देखें तो वो भी चौंकाने वाले हैं। 1 लाख के पार फिर से आंकड़े गए हैं और इस बार एक बार फिर से हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है डेली केसेस के मामले में। डेली डेथ के नंबर भी अगर हम देखें, जो कुल मौतें रोज की हो रही हैं, उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात हो गई है, खासतौर पे तब जब पूरे देश में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा हो। लेकिन टीकाकरण जो है, उससे जुड़ी एक खास बात हम आज आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, और वो ये कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी एहतियात पूरे करने होंगे। ये गलत फहमी नहीं पालनी है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, उसका कोई असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और भारत के बाहर भी ऐसे मामले आए हैं जब वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन भले ही आपको पूरी तरह से कोरोना से ना बचाए, लेकिन आपको मृत्यु और आपको सीवियर डिजीज से जरूर बचाती है, इसलिए वैक्सीन लगवाएं भी जरूर। सबसे ताजा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां 37 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। इसमें से ज्यादातर डॉक्टर जो हैं वो वैक्सीन ले चुके थे, लेकिन आपको बता दें संक्रमित भले ही हैं, सिर्फ 5 ही हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, बाकी सब माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड सिम्टम्स उनमें दिख रहे हैं। तो समझना यह है कि 100% भले ही बचाव ना होता हो, लेकिन आपको वैक्सीन जरूर लेनी है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि गंभीर बीमारी ना हो और ना ही मृत्यु हो। चलिए, आखिर ये सब कैसे होता है, इसका क्या असर पड़ रहा है, इस सब पर चर्चा करने के लिए एक तो हमारे साथ डॉक्टर अलका चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि एचओडी हैं एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली की, और उन्होंने खुद भी वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी, लेकिन उसके बाद वो संक्रमित हो गई। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव भले ही हो, लेकिन उनके सिम्टम्स डराने वाले नहीं लग रहे। और साथ में हमारे डॉक्टर सरमन सिंह भी जुड़ रहे हैं, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अलका, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि जब इसके बाद भी कोरोना हो जाना है तो हम वैक्सीन क्यों लें। आप डॉक्टर होने के नाते उन्हें क्या समझाना चाहेंगी? I took my first dose of vaccine in January और February एंड में सेकेंड डोज भी लिया हमने। उसके बावजूद भी, बिकॉज हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है कोविड पेशेंट्स के साथ इन द ICU, in the operation theaters, OPDs, everywhere. So in spite of taking all the precautions, the vaccine companies never claimed कि आपको disease नहीं होगी. Yes, the severity would be less. And the same thing happened. I had a very mild disease and I'm still suffering from mild symptoms even after my second dose. So definitely आपको N95 mask तो मस्ट है। जो आजकल लोग फैंसी मास्क पहन के घूम रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज समथिंग व्हिच यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। जी डॉक्टर, वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है और आपके जो साथी हैं उन सब की तबीयत ठीक है? नहीं, हाँ, घर में तो किसी को नहीं हुआ है, सिर्फ हमें ही हुआ है। ऑल्दो माय हस्बैंड आल्सो गॉट वैक्सीनेटेड, but he is not, touch wood, had any symptoms right now, but I am corona positive and having few symptoms. जी बिल्कुल। तो लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव होना कम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में सिवियर सिम्टम्स आएंगे और आपको अस्पताल जाना जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पे आपका एक ओपिनियन लेना चाहेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगा दी तो फिर हम सब कुछ उतार करके आराम से घूम फिर सकते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं इसके बाद भी बीमारी हो रही है तो फिर उनका झट जवाब ये आता है, अरे फिर क्यों लगवाएं अगर ऐसा है तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जी अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में ही कि ये बिल्कुल सही है। लोगों में बहुत इस चीज की वजह से आ गई और उसकी वजह से ही कोरोना की आज जो हम सेकंड वेव देख रहे हैं वो हो रही है। लेकिन ये बात मानने वाली है और सबको समझना जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। हमारे देश में जो भी वैक्सीन लग रही है वो 70% के अराउंड 70 या 75
के लगभग हैं, तो आप देखिए 4 लोगों ने लगवाई होगी तो उसको एक को तो हो ही जाएगा, जो कंपनियां भी कहती हैं और सरकार ने भी कहा है और सभी कहते हैं। तो 4 में से अगर एक को हो जाएगा तो वो कौन सा एक होगा, दुर्भाग्य जिसका होगा तो उसको फुल ब्लोन भी हो सकता है या फिर माइल्ड होगा। तो 3 उसमें से बच जाएंगे जिनको बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा, एक ऐसा होगा जिसको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा और डॉक्टर साहब का भी खुद का एक्सपीरियंस है, हमारा भी यहाँ भोपाल में और सारे देश के बाकी लोगों से भी ये हमारा अनुभव है कि डेफिनेटली सिम्टम्स उसमें कम होते हैं, लेकिन सिम्टम के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी, डोज कितनी ली है, जो वायरस का जो वॉल्यूम कितना लिया है। तो डॉक्टर्स जो हैं या हेल्थ केयर वर्कर जो हैं, उनका जो आईसीयू में काम कर रहे ये हैं या ओपीडी में हैं, तो उनको जब डोज इनोकुलम जो वायरस का होगा तो वो कई बार इतनी एंटीबॉडी नहीं होंगी कि उसको इतनी अच्छी तरह से बचा सकें। जैसे डॉक्टर साहब का ही एग्जाम्पल हम उसी पे डिस्कस करें कि घर में इन्होंने सबने लिया लेकिन इनको लगा बिकॉज ये एनेस्थीसिया में, तो इनको शायद डोज बहुत ज्यादा मिल गया, जितना कि एंटीबॉडी हमारी उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब नहीं रही। तो ये मान लेना कि वैक्सीन लग गई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा या इन्फेक्शन नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। और वैक्सीन लग गई तो हमको कोई प्रिकॉशन नहीं लेना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और बार बार सब लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और खासतौर से जैसे है कि कोई भी इवन मॉडर्ना एंड फाइजर हो, वो भी 100% नहीं कहती हैं। उसमें भी कल परसों जो मीटिंग हुई उसमें देखा गया कि लगभग 1% उसमें भी होगा। अब वो 1% कौन होगा या 25% कौन से होंगे, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है और उनके एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी डोज उनको मिली है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें आपको साथ रखनी है, वैक्सीन भी लगवानी है और वैक्सीन के साथ साथ तीनों चीजें जो कम से कम, जो वैसे तो 15 एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं कोविड प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आपको मास्क हमेशा लगाए रहना है, हाथों की आपको हाइजीन बिल्कुल हाथ वॉश करने बार बार करते रहना है, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल दोबारा से सब जगह हो गई, सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, सब एक दूसरे से मिलने लग गए, शादी ब्याह रैली सब होने लग गए। तो इसकी वजह से ही आज हम दुर्भाग्य से ये जो देख रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि नाइट कर्फ्यूज भी इम्पोज करने पड़ रहे हैं कई राज्यों में। डॉक्टर चंद्रा, कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भाई इस वैक्सीन में पता नहीं क्या क्या है, हमारे शरीर के अंदर हम क्यों डालें, हमारे शरीर के अंदर कुछ और क्यों डालें, हम अपनी इम्यूनिटी से ही काम चला लेंगे। कई लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अगर नेचुरल इम्यूनिटी सब में होती तो इतना कोरोना नहीं फैलता ना। इसीलिए वैक्सीन वो भी हम लोगों ने इमरजेंसी यूज के लिए इसको मार्केटिंग करी है इसकी, और इतनी जल्दी हम लोगों ने जो वैक्सीन बनाई है जो आज तक कभी नहीं बनी है इतनी जल्दी पैंडेमिक में। तो वैक्सीन लगाना तो बहुत ही जरूरी है, इंस्पाइट की हाँ उसके बावजूद भी फुल प्रोटेक्शन तो नहीं है, वो सबने कहा है और कंपनीज भी कहती हैं कि 60 to 70% प्रोटेक्शन है इवन आफ्टर सेकेंड डोज। तो उसके बावजूद भी डिजीज हो सकती है, बट जो सिवियरिटी हमने देखी है पीक पैंडेमिक में जब था तो पेशेंट फुल फ्लेजेड लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ आते थे, वेंटिलेटर के बावजूद भी नहीं निकल पाए काफी मरीज। तो वो सिवियरिटी जो है वो अब आज की डेट में कम आ रही है, जैसे कि लोग धीमे धीमे वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन कराना तो बहुत ही जरूरी है। जी डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें डॉक्टर सिंह, कि कई लोग ये सवाल उठा देते हैं कि वैक्सीन का तो हमें पता ही नहीं है, अभी इतना लंबा उस पर रिसर्च नहीं हुआ, फिर हम अपने शरीर में क्यों डालें? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन जो होती है इवॉल्व होती रहती हैं, नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए नई वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, लेकिन आज की डेट में इनसे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो अगर 70% या 75% भी प्रोटेक्शन है जो कि हम देखें कि आ रहा है सब में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, साइड इफेक्ट इतने नहीं हैं जितने के लोगों में भ्रम फैलाया गया है। किसी भी जितनी भी वैक्सीन हुई हैं उनमें किसी में साइड इफेक्ट इतने अलार्मिंग नहीं है। एलर्जी है, पेन एट द साइट है, या फिर जो फीवर है थोड़ा सा, तो उसमें जितना अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप तुलना करेंगे दोनों की, तो बेनिफिट ज्यादा है बजाय थोड़े से साइड इफेक्ट होने के कंपैरिजन में। और ऐसा नहीं देखने को मिला है कि वैक्सीन की वजह से किसी की प्रूवन डेथ हुई हो। तो ये वैक्सीन लेना ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू ना लेने के। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही। तो बहुत जरूरी है लोगों के लिए ये समझना कि वैक्सीन, अगर पैंडेमिक को रोकना है
तो फिर उसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अलका, उम्मीद करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये जो माइल्ड सिम्टम्स भी हैं वो भी दूर हो जाएंगे और एक बार फिर से काम पर लौट सकेंगे। चलिए इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने जो सवाल भेजे उसके देंगे वो जवाब। आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें गाजियाबाद से मिला है, ऋतु ने भेजा है। हेलो, मैं ऋतु गर्ग गाजियाबाद से। मेरा यह प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद कोरोना के इलाज में कारगर है? धन्यवाद। डॉक्टर सिंह। ऋतु, इसके लिए मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने भी ट्रायल्स हुए हैं आयुर्वेद में क्लेम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर होने के नाते साइंस ने अभी कोई ऐसा थर्ड पार्टी ट्रायल जिसको कहते हैं या जो ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल होता है उस तरह का आयुर्वेद में नहीं हुआ है। तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये क्लेम्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। जी, और डॉक्टर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों को इलाज और प्रिवेंशन इन दोनों के बीच का फर्क भी समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बिल्कुल उस पर मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगा ऋतु जी को कि एक होता है ट्रीटमेंट मीन्स जब वायरस का इन्फेक्शन हो गया उसको किल करना है, और एक होता है प्रिवेंशन के उपचार होते हैं और बहुत सारे। सबसे अच्छा मास्क है, जैसे हमारी इम्यूनिटी एक जनरल इम्यूनिटी होती है जो भगवान ने हमको दी होती है जिसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो बाद में आती है। तो वो थोड़ा सा उसमें भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बट जो एक कुदरती जिसको इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट पैदा होती है और वो उस वायरस को या बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली किल करती है, न्यूट्रलाइज करती है। वो दवाइयों से आती है या फिर स्पेसिफिक वैक्सीन जब दी जाती है तो उसी से आती है। तो वो इसीलिए वैक्सीन दी जाती है बिकॉज ये हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी वहां डेवलप कर रहे होते हैं बॉडी में, तो ये उसी वायरस पे जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करेगी या उसको किल करेगी। दूसरी हमारी इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो जनरल हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, जिसमें टी सेल बी सेल होते हैं वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं और उनका स्टिमुलेशन जल्दी होने की चांस रहते हैं। तो इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन किसी को इन्फेक्शन के बाद मारने के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी चाहिए। बिल्कुल, और जनरल इम्यूनिटी पर आप फोकस करते रहते हैं, हम लोग वही करते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो समीर ने भेजा है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम समीर है और मैं कुल्लू से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या धूम्रपान करने से कोविड-19 का असर सेहत पर बहुत ज्यादा होता है क्या? तो ये चिंता बहुत लोगों की है, धूम्रपान करने वालों की चिंता, और अंजलि जी होनी भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चिंता है। बिकॉज धूम्रपान करने वालों को आई थिंक कोरोना के टाइम में बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। जैसे टीबी के टाइम पे भी हम लोग कहते थे जितने भी ये लंग की बीमारी, ये हमारे फेफड़ों की बीमारी है जैसे टीबी होती है, और जितनी भी लंग्स की बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप और उनकी सीवियरिटी गंभीरता डेफिनेटली धूम्रपान करने वालों में ज्यादा होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा और सलाह रहेगी कि इस समय धूम्रपान जितने ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हैं कोरोना के टाइम में छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लंग्स, बिकॉज ऑलरेडी जो धूम्रपान करने वाले होते हैं उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज होते हैं, और उसके ऊपर जब कोरोना हो जाएगा तो डेफिनेटली सीवियरिटी या आईसीयू में जाने के या दुर्भाग्य से उन लोगों में मोर्टेलिटी रेट जो देखा गया है वो ज्यादा होता है। जी, तो इससे अच्छा है कि आप धूम्रपान छोड़ दें। वैसे भी इससे आपकी कई बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा तो एक कैंसर ही है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप अगर बाहर जा रहे हैं घर के या ऑफिस में अंदर हैं तो मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जाके अपना टीका भी जरूर लगाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।